हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। उत्तराखंड के इतिहास का कुड़िंद वंश के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके पास आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल, जहाँ पर हम कुड़िंद वंश के बारे में, एक वहाँ पर रहा है कर्तपुर राज्यवंश यहाँ पे उद्भव हुआ है, तो उसके हम बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका हमारा ऐतिहासिक काल जो था वो 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्राचीन काल होता है, ठीक है। प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। 3 भागों में हमारे उत्तराखंड के इतिहास को ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है। तो ऐतिहासिक काल का अगर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो यही चीज़ें वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलती है। प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जितना भी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके पास आदि ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इस पीडीएफ का जो यानी कि जो वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लेकर चल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। तो इसका चैनल का आपका लिंक आपके पास मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास टेलीग्राम में इसका जो आपका जो वीडियो है, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम आज ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल, इससे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं कुलिंद वंश के बारे में, कार्तिकेय राजवंश के बारे में, कर्तुप राजवंश के बारे में। और मध्यकाल में हम पढ़ते हैं कुमाऊं का चंद वंश और गढ़वाल का परमार वंश के बारे में, ठीक है। साथ ही आधुनिक काल में हम गोरखा शासन या फिर स्वतंत्रता संग्राम जो भी हमारे यहाँ पे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इसमें जिस भी जो भी वीडियो यहाँ पे आपके पास अपलोड हो रही हैं, इसका पूरा पीडीएफ आप लेना चाहो तो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी है मैं नोट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मेरे इंस्टीट्यूट के बने हुए नोट्स हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड ग्रुप सी में। इसकी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। प्राचीन काल की यहाँ पे बात है, ठीक है। इससे अगर आप यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, यूटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड का पूरा सिलेबस मैथ्स का यहाँ पे कम्प्लीटली मैं यहाँ पे डाउनलोड अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो भी आप अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्राचीन काल जो है रहा है उत्तराखंड का, तो प्राचीन काल में उत्तराखंड पर अनेक जातियों ने शासन किया था, अनेक यहाँ पे वंशों का यहाँ पे शासन हुआ था, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से, जैसे कि पहला जो था वो था कुलिंद वंश जो था, ठीक है। तो पहला कौन था? कुलिंद वंश था। तो कुलिंद वंश के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कुलिंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक शक्ति थी। यहाँ कुलिंद वंश जो था उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो था पहला राजनीतिक वंश था। अशोक की कालसी अभिलेख से पता चलता है कि कुलिंद जो थे वो प्रारंभ में मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। अशोक कालीन अभिलेख में, यानी कि जो कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासी, यहाँ यानी कि इस क्षेत्र, यानी कि जो अशोककालीन क्षेत्र जो था, कालसी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा जाता था और इस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहली बात तो कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश कौन सा था, तो वो था कुलिंद वंश था, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे कह सकते हैं कि अशोककालीन शिलालेखों में, अशोककालीन जो अभिलेख जो हैं, वहाँ पर कालसी या आसपास के निवासियों को क्या कहा जाता था? पुलिंद कहा जाता था और इस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। कालसी की यहाँ पे बात हुई है, तो कालसी जो है वो यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित एक स्थान है देहरादून में, ठीक है। यमुना और टोंस नदी, कई बार क्वेश्चन पूछा कि कालसी जो है वो कहाँ पर स्थित है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोककालीन जो शिलालेख है उत्तराखंड में किस स्थान पर, वो है कालसी में। कालसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध जो भूगोलवेता टॉलमी के अनुसार जो कुलिंद वंश के लोग जो थे वो दूसरी शताब्दी में क्या किया था, उन्होंने ब्यास हो गया, गंगा हो गया, यमुना के ऊपरी क्षेत्र तक क्या करना, फैलाव जो था वहाँ पर वो बढ़ाने लग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अमोदभूति। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोदभूति। अमोदभूति की मृत्यु के बाद मैदानी भागों पर शकों पर का अधिकार हो गया
और शकों के बाद तराई क्षेत्रों पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ध्यान रखिए, आपके पास ध्यान ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि अमोद की मृत्यु के बाद मैदानी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ था? तो शकों का अधिकार हुआ था, और तराई क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हुआ था। देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार से ट्रिपल का पेपर बनाने का जो पैटर्न अभी चल रहा है, जिस तरीके से पेपर देख रहे हैं कि उत्तराखंड हिस्ट्री जो है वो बहुत डीपली इसको पूछ रहा है, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के योद्धियों के शासन के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जिनमें कुछ मुद्राएं मिली हैं जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र से और लैंसडाउन से मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण जो था वो सीलवर्मन ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके पास क्या कह रहा है पॉइंट, कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? वो सीलवर्मन ने करवाया था। सीलवर्मन जो था, अब इसके लिए कोई एक फिक्स नहीं है कि किस वंश का था। कुछ विद्वान इसको कुनिंद वंश का कहते हैं और कुछ इसको योधेय वंश का कहते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि योधेय वंश ने यहाँ पर शासन किया है, शकों ने शासन किया है, कुषाणों ने शासन किया है, नागवंश के ने शासन किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि कुमाऊं में शक संवत का प्रचलन जो था वो सूर्य तथा सूर्य मंदिरों या मूर्तियों की जो उपस्थिति जो है वो शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। कुमाऊं का शक वंश का जो शक संवत का प्रचलन होना, या कुमाऊं में जो सूर्य की मूर्तियां जो बनाई गई थी या मंदिर जो बनाए गए थे, इन सब की उपस्थिति ये बताती है कि शकों ने उत्तराखंड पर या कुमाऊं क्षेत्र पर उत्तराखंड पर क्या किया था, उसकी सदिकार किए थे या शासन उन्होंने किया था। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे पता चलता है कि शक वंश ने उत्तराखंड में शासन किया हुआ है? तो आपके पास कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, वो मंदिर पूछ सकता है, सूर्य की मूर्तियाँ पूछ सकता है। तो इसमें जो प्रमुख जो है या प्रमुख बात करें यहाँ पे, तो अल्मोड़ा में कोसी नदी के पास स्थित जो कटारमल का सूर्य मंदिर जो है विशेष रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कटारमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में है। किस नदी के पास स्थित है? यह कोसी नदी के पास स्थित है। और किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ध्यान रखिए, इस बार कुछ टाइम पहले उसने एक जो पेपर हुआ था ऑफिस असिस्टेंट या समीक्षा अधिकारी, इन दोनों में से किसी एक में हुआ था पेपर। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बूटधारी जो सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो इसी को बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास यहाँ पे शकों के बाद जो यहाँ पे रहा है। तो शकों के बाद क्या यहाँ पे बात हो रही है? तो शकों के बाद जो प्रथम सती में जो रहा है वो उत्तरार्ध में राज्य के तराई भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। तो इसके जो राज्य के तराई भाग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैदानी भागों में शकों ने और तराई भागों में कुषाणों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, जिसमें जो प्रमुख जो मैदानी भाग थे, वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम, मोरध्वज कोटद्वार के पास जो स्थित है, और गोविशाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में इनके कुषाणकालीन अवशेष मिले हुए हैं। तो कुषाणों के देखिए ध्यान रखिए, आपके पास कुषाणकालीन जो शासन के अवशेष वो कहाँ से मिलते हैं? तो आपके पास सबसे पहले वीरभद्र हो गया ऋषिकेश में, ठीक है, मोरध्वज में हो गया, गोविशाण में हो गया। तो यहाँ से इनके बारे में पता चलता है कुषाणों के शासन के बारे में। तो पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले शकों ने तराई मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, कुषाणों ने तराई क्षेत्र पर कर लिया था। उसके बाद नागवंश क्या है? ठीक है, नागवंश के बारे में मैंने आपको पहले इस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि कुषाणों के पतन के समय यहाँ पर कुछ नए राजवंश का उदय हुआ, जैसे कि गोविशाण हो गया, जो कि काशीपुर जो प्राचीन नाम है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? गोविशाण है। ठीक है, कालसी लाखामंडल स्थापित, यहाँ पे कुछ राज्य छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। साथ ही जो कुनिंद भी कुछ क्षेत्र पर शासन करते रहे। कुछ क्षेत्रों पर यानी कुछ क्षेत्रों पर कुनिंदों का शासन रहा, और कुछ क्षेत्रों पर ही अनेक छोटे छोटे राज्य, यहाँ पे गोविशाण हो गया, कालसी हो गया, लाखामंडल हो गया, इस तरीके से इनका भी यहाँ पर उद्भव होता गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे कुनिंदों के समकालीन जो थे योद्धेयों के शासन। तो कुनिंदों के समकालीन जो शासन काल जो रहा है वो रहा है योद्धेयों का। तो योद्धेयों के शासन के कालीन की जो मुद्राएं हैं वो जौनसार बाबर क्षेत्र, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया हुआ है, देहरादून में, और कालों का डांडा यानी कि पौड़ी लैंसडाउन में, कालों का डांडा जो है वो लैंसडाउन में है, पौड़ी में। तो यहाँ से इनके बारे में पता चला। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो यहाँ पे योद्धेयों के शासन की भी यहाँ पे पुष्टि हुई है कि योद्धेयों ने भी यहाँ पे उत्तराखंड पर शासन किया। लेकिन पुष्टि कहाँ पर हुई है? वो था समकालीन थे योद्धे जो समकालीन थे वो कुनिंद वंश के समकालीन थे, और साथ ही जौनसार बाबर क्षेत्र यानी कि देहरादून और कालों का डांडा लैंसडाउन या पौड़ी से इनके बारे में यहाँ पर पुष्टि मिली हुई है। एक दूसरा यहाँ पे रहा है कीर्तपुर राजवंश। तो कीर्तपुर राजवंश को ही कुनिंद ही इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो कीर्तपुर राजवंश के बारे में यहाँ पे बात करें, इस राज्य के संस्थापक भी कुनिंद ही थे। कीर्तपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के उत्तरी भाग शामिल हैं। कीर्तपुर के कुनिंदों को पराजित कर नागों ने
कीर्तिपुर के जो कुनिंद जो थे उनको पराजित करके नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे, सबसे पहले शक आए थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ मैदानी भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद आए कुषाण, कुषाणों ने भी साथ साथ क्या कर दिया था, तराई भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। बशर्ते ये सब थे किसमें, कुलिंद वंश के समकालीन नहीं चल रहे थे। तीसरा यहाँ पे योद्धयों के बारे में हमें जानकारी मिलती कि योद्धयों ने भी उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था, जो भी कुषाण जो कि कुलिंद वंश के समकालीन थे। देन उसके बाद जो आया था यहाँ पे, इसके बाद जो यहाँ पे आए थे वो नाग आए थे। नाग वंश का यहाँ पे शासन हुआ। नाग वंश के शासन के बाद आया था मौखरी वंश का शासन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वंश यहाँ पे रहे हैं उत्तराखंड में जिन्होंने यहाँ पर शासन किया हुआ है। तो चलिए आते हैं फिर से हम अपने नोट्स पे या पॉइंट पे। कीर्तिपुर के कुर्णों को पराजित करके नागों ने क्या कर दिया था, अपने इस पर अधिकार। तो कीर्तिपुर में भी क्या था, कुछ कुर्णों का यहाँ पे शासन था, तो उनको हराकर नागों ने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था। नागवंश के बाद कन्नौज पर मौखरी वंशों का शासन हो गया था। तो यानी कि जो कन्नौज के मौखरी वंशों का यहाँ पे शासन हो गया था। नागवंश के बाद कन्नौज के यहाँ पे होना चाहिए, कन्नौज के मौखरी वंश का शासन हो गया था। तो मौखरी वंश का जो अंतिम जो शासक जो था, मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा की जब हत्या हो गई थी, मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, जिसकी हत्या होने के बाद हर्षवर्धन ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बारे में अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, हर्षवर्धन का कार्यकाल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसका पूरा हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे ग्रहवर्मा कौन था और हर्षवर्धन ने क्यों उसके राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखने हैं, क्योंकि जो ग्रहवर्मा जो था वो इसका दामाद था, हर्षवर्धन का दामाद था। तो अपने दामाद से क्यों वो किसी चीज़ को छीनेगा, लेकिन उसका एक इतिहास है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग जो था वो उत्तराखंड की यात्रा पर आया था और अपनी उसने एक पुस्तक जो लिखी हुई है, जिसने उसे उत्तराखंड का वृत्तांत उसमें दिया है, जिसका नाम है सीयू की। तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग, ये आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो गया है और साथ ही उत्तराखंड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया है। तो उसी के समय ये उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है सीयू की, जहाँ पर उसमें उत्तराखंड की यात्रा का वृत्तांत उसने यहाँ पे यात्रा का वर्णन उसमें किया है। इसमें उसने उत्तराखंड को पोली हिमोपुल कहा है और हरिद्वार को मोयुलु कहा है। साथ ही उसने जो हरिद्वार के आसपास का जो क्षेत्र जो था उसको 20 लीटर उसने यहाँ पे 20 ली इसने इसका एरिया बताया हुआ है। तो 20 ली यहाँ पे हो सकता है कि चाइना में कुछ इस तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, या मीटर स्क्वायर हो गया, तो हो सकता है वहाँ पे ये सब क्षेत्रफल नापने की परिधि, वहाँ पे इसकी गणना करने की यहाँ पे एक यूनिट हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर्षवर्धन कौन था, तो हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। हुआ ये कि गुप्त वंश के बाद, अब थोड़ा इंडियन हिस्ट्री पे आप आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, गुप्त वंश के बाद जो था बहुत सारे नए राज्यों का यहाँ पे उद्भव हुआ, जिसमें मैत्रक हो गया, मौखरी हो गया, पुष्यभूति हो गया, परवर्ती गुप्त हो गया और गौड़, जिसमें से गौड़ थे। ठीक है, जिनमें सबसे प्रमुख जो वंश था वो था पुष्यभूति वंश था। कौन था? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति। और इसने अपनी जो राजधानी जो बनाई थी, वो राजधानी बनाई थी इसने थानेश्वर, हरियाणा जो है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो हरियाणा के थानेश्वर या थानेश्वर की बात यहाँ पे इसने की है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी थानेश्वर में। ठीक है, तो इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो था प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश। इसके बाद इसका नाम वर्धन वंश हो गया था। ठीक है, हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश का था, लेकिन वर्धन वंश जो था वो मूल रूप से क्या था, वो था पुष्यभूति वंश। ध्यान रखिए इस चीज को। प्रभाकर वर्धन इस वंश का वास्तविक शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की इसने उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, यानी कि पहले सबसे पहले इसकी जो पत्नी थी वो थी यशोमती। यशोमती से दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़ा था और हर्षवर्धन छोटा था। साथ ही उनसे एक पुत्री हुई थी भाग्यश्री, जिसका पति था मुखरी शासक ग्रहवर्मा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ग्रहवर्मा की जब हत्या कर दी गई थी तो इसने क्या करता था, उसका जो साम्राज्य जो था, मौखरी वंश का साम्राज्य जो था, वो भी अपने अंडर ले लिया था। अब इसका क्यों हुआ था इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि लेक्चर बहुत स्पीड में हो रहा, फास्ट हो, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि, तो इसलिए मैं उसको ईजी कर दूंगा और साथ ही साथ स्लो कर दूंगा। देन उसके बाद प्रभाकर वर्धन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रभाकर वर्धन जो था शासक बना था, उसकी जो पत्नी का नाम यशोमती था। साथ ही उसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी भाग्यश्री। भाग्यश्री का पति जो था वो मौखरी, यानी कि जो भाग्यश्री का जो विवाह हुआ था वो मौखरी जो नरेश जो था वो ग्रहवर्मा से हुआ था। हुआ ये कि प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र था राज्यवर्धन शासक बना।
तो अब देखो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बड़ा जो पुत्र था वो था बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। लेकिन उसी समय मालवा के शासक देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मतलब राज्यवर्धन या कह सकती है हर्षवर्धन की बहन के पति की हत्या कर दी और भाग्यश्री यानी कि उसकी बहन को कारागार में डाल दिया, जिससे राज्यवर्धन गुस्से में आ गया और उसने देवगुप्त यानी कि मालवा पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। देवगुप्त मार डाला और साथ ही उसको जीत लिया। लेकिन हुआ ये कि वापस आते समय परंतु देवगुप्त के मित्र जो गौड़ शासक, इसका जो मित्र था देवगुप्त का मित्र था गौड़ शासक शशांक ने, जब वो मालवा विजय से प्राप्त करके वापस आ रहा था तो जो गौड़ शासक शशांक जो था, जो कि था मित्र देवगुप्त का, उसने राज्यवर्धन की रास्ते में हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे देवगुप्त को मारा, सबसे पहले ग्रह वर्मा की यहाँ पे बात हुई तो ग्रह वर्मा को देवगुप्त ने मारा, ठीक है, और देवगुप्त को राज्यवर्धन ने मारा और राज्यवर्धन को किसकी हत्या कर दी, शशांक ने, ठीक है। तो शशांक ने जब इसकी हत्या कर दी तो उसने फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए फिर से शशांक को पराजित किया था हर्षवर्धन ने। तो 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन था गद्दी पर बैठा। साथ ही इसको हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देवगुप्त को मारा था राज्यवर्धन ने, लेकिन वापस आते समय शशांक यानी कि देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ नरेश, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक पर चढ़ाई कर दी और उसने उसको पराजित कर दिया और उसके पूरे राज्य कन्नौज को हड़प लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और साथ ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो पहला पॉइंट आपके पास है राजधानी के बारे में। देखिए पहले जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश की राजधानी कहाँ पर थी, वो थी थानेश्वर में। कहाँ पर थी, थानेश्वर में थी। पुष्यभूतिया जो आपकी बात करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि किसने जो था हर्षवर्धन वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था हर्षवर्धन ने बनाया था। कहाँ से, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करके, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे देखिए कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। हर्ष और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। हर्ष, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में एक समारोह का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि वह कौन सा शासक था जो महामोक्ष परिषद का गठन करता था, का आयोजन करता था। तो वो था हर्ष। महामोक्ष परिषद ये था कि जितना भी उसने धन कमाया हुआ है उस 5 साल में वो उसे पूरा का पूरा दान कर देता था, ठीक है। तो महामोक्ष परिषद के नाम से उसको जाना जाता था। प्रियदर्शिका, नागानंद हो गया और रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्ष ने की हुई है। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियदर्शिका के या नागानंद या रत्नावली कोई भी हो सकता है कि लेखक कौन है या किसके रचनाकार कौन है, तो हर्ष ने इसकी रचना की थी। अब ये भी कहा जाता है कि जो एक कवि था, इसका एक दरबारी कवि था, वो था धावक। तो कहते हैं कि इसने धावक को पुरस्कार देकर इन नाटकों की रचना करवाई थी। अभी कितना सही है कितना गलत है, हिस्ट्री में यही पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। बात करते हैं बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट जो था वो यानी कि जो बाणभट्ट के बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर्षचरित कादंबरी की रचना किसने की थी, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर हर्ष की बात हो रही तो बाणभट्ट की बात भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाणभट्ट जो था वो हर्ष के दरबार में एक दरबारी उसका कवि था जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। अगर बात करें हर्ष ने, तो हर्ष ने कश्मीर के राजा से जो बुद्ध के 2 दांत थे वो बलपूर्वक उससे हासिल किए थे, यानी कि उनको बलपूर्वक उसने यहाँ पे छीन लिया था, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अभी हमने बात ऊपर की थी समुद्रगुप्त के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में यहाँ पे। तो अगला पॉइंट आपके पास है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कर्तपुर राज्य को के बारे में बताता है कि जो कर्तपुर जो राज्य था वो गुप्त साम्राज्य के उत्तरी सीमा में स्थित था और उनके अधीन हुआ करता था, यानी कि समुद्रगुप्त के अधीन या समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के अधीन ये हुआ करता था, गुप्त साम्राज्य के अधीन ही हुआ करता था कर्तपुर राज्य। अब अगर हम यहाँ पे गुप्त वंश की बात हो रही, समुद्रगुप्त की बात हम यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो हुआ था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता था, ठीक है। और सबसे पहले बात अगर यहाँ पे करें तो श्रीगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी उदय की बात
तो कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी के आसपास प्रयाग यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये इलाहाबाद, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिए, गुप्त वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कौशाम्बी में हुई थी। किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तो इसके बाद जब श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का पहला शासक, श्रीगुप्त के बाद तो वैसे उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था, लेकिन वो इतना महान था नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना बलशाली था नहीं, जिस कारण से उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो रहा है, तो उसके जो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका थोड़ा सीरीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर, तो चलिए देखिए ऐसा पे। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे हमने देखा कि चंद्रगुप्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त तो भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 335 ईस्वी में क्या हुआ था, राजगद्दी पर ये बैठा था। साथ ही इनमें से इसने जो थे कि आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही इसने अश्वमेधकर्ता हो गया, ठीक है, विक्रमांक हो गया, अश्वमेधकर्ता हो गया, विक्रमांक हो गया, और परम भागवत की उपाधियां इसने क्या की थी, धारण की थी। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था, तो वो था विष्णु का उपासक था। और साथ ही वह संगीत प्रेमी भी था। तो संगीत प्रेमी किसके बारे में पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो इसके सिक्कों पर वीणा बजाते उसको दिखाया गया है। ठीक है, इसके सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसे यह कहा जा सकता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि जो था वो था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख की रचना की थी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि जो कर्तपुर जो साम्राज्य, उत्तराखंड का कर्तपुर जो साम्राज्य रहा है, प्राचीन काल का कर्तपुर जो साम्राज्य रहा है, वो गुप्त शासन के अधीन हुआ करता था, या गुप्त शासन के अधीन उसको माना जाता था। तो इसको थोड़ा आप इस तरीके से पढ़ेंगे दोनों ही जगह। जैसे हमने यहाँ पे समुद्रगुप्त का नाम है, तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसने बताते थे, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, वो की थी हरिसेन ने की थी। तो समुद्रगुप्त का ही है, ठीक है, तो उसका कवि था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ही बुक में आपको मिलता है, ये नहीं मिलता है कि वो कौन था। ठीक है, तो आपको वो चीज़ देखनी है जो आपके पास है। कभी पूछेगा तो हरिसेन नाम दे सकते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसके बाद जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुलिंद वंश जो 5वीं सदी जो थी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुलिंद शासकों की सत्ता को भी समाप्त कर दिया और उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जैसे जैसे उसके बाद आगे बढ़ता गया, 5वीं शताब्दी में बढ़ते गए, 5वीं सदी में बढ़ते गए, उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के पूर्ण तरीके से कुलिंद राजवंश को समाप्त कर दिया था और साथ ही उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमा लिया था नागवंश के शासकों ने। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता को भी समाप्त करके उत्तराखंड का, देखो अब सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शक आए, शकों के बाद कुषाण आए, कुषाणों के बाद नागवंश आए, नागवंश ने जो था कि वो सारे जितने भी जो कुलिंद वंश के शासक थे समाप्त करके अपना अधिकार यहाँ पे बना, लेकिन नागवंश को भी समाप्त कर दिया था मौखरी वंश का। जो कन्नौज का जो मौखरी वंश था उसने उनको समाप्त कर दिया था। बाणभट्ट की हर्षचरित में जो है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड आने के भ्रमण के बारे में भी कुछ उल्लेख मिलता है। तो आप हम इसके बारे में देख सकते हैं कि जो बाणभट्ट, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षवर्धन ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, यह उल्लेख किस बुक में मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलता है हर्षचरित में मिलता है। तो किसने लिखी हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखिए तो अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले पूरे भूभाग को ब्रह्मपुर के नाम से उनको बताया हुआ है। ठीक है, बहुराजकता का युग यहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ। बहुराजकता का युग बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनने लगे थे। तो बहुराजकता का जो युग स्टार्ट हुआ है वो हर्ष की मृत्यु के बाद हुआ है।
तो हर्ष की मृत्यु के बाद जब बहुराजकता का युग स्टार्ट हुआ तो उत्तराखंड में छोटे छोटे कई ऐसे राज्य क्या हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे या स्थापित हो गए थे। सैन्य शक्ति होने के कारण, सैन्य शक्ति में इनमें कमी होनी, क्योंकि अब जब देखिए जहाँ एक राज्य था वहाँ 10 राज्य बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे क्या था, शक्ति की कमी, यहाँ पे सैन्य शक्ति की यहाँ पे कमी हो गई थी, जिस कारण डर के मारे हम कह सकते हैं या सैन्य शक्ति के अभाव के कारण कह सकते हैं यहाँ के राजाओं ने स्वयं की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे किलों या गढ़ों का निर्माण किया था। ठीक है, तो गढ़ों या किलों का इन्होंने यहाँ पे निर्माण कर दिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मपुर हो गया, शत्रुघ्न हो गया, गोविशाण प्रमुख थे, जिनमें से जो सबसे बड़ा जो था वो था ब्रह्मपुर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं बहुराजकता उत्तराखंड के बहुराजकता युग में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा था, तो आपके पास ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण मुख्य थे, लेकिन इसमें से ब्रह्मपुर जो था वो सबसे बड़ा था। अगली बात के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 6वीं सदी के अंत में, तो 6वीं सदी में ब्रह्मपुर के पौरवों का यहाँ पे शासन हो गया था। तो 6वीं शताब्दी आते आते ब्रह्मपुर पर जो था वो पौरवों का शासन हो गया था। इस वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं वो हैं विष्णुवर्मन प्रथम था, वृषवर्मन था, अग्निवर्मन था, द्वितीयवर्मन था और विष्णु सुवर्मन द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सब के सब यहाँ पे इसमें आए थे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं यहाँ पे, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इस विघटन काल में जो उत्तराखंड ने कई बार पर जो है वो कई बार आक्रमण है, जैसे कि जैसे आपने देखा कुनिंदा के हो गया। ठीक है, और जैसे कि फिर बाद में जब विघटन विभाजन जब इसका हुआ था, ठीक है, तो ब्रह्मपुर हो गया, गोविशाण हो गया, इस तरीके से अलग अलग बट गया वो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आक्रमण यहाँ पे हुए हैं। चौहान नरेश विग्रहराज के आक्रमण पर दक्षिण उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। तो देखो जो चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण किया और उसने उत्तराखंड के दक्षिण भाग को अपना हथिया लिया था, और तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उससे कुछ भाग कर को यहाँ पे पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये था आपके पास उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राचीन काल का हम अभी इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पे आएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश में आपके साथ 2 वीडियोज़ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे पहले मैं हम यहाँ पे उनके 3 परिवारों के बारे में, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश का रहा है 3 परिवारों से ज़्यादा यहाँ पे शासन वहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो कम से कम 2 मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगा और 2 में एक वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो उनके परिवार के कितने यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शासन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास ऐतिहासिक काल का पहला वीडियो, और जैसे हमने पढ़ा कुनिंद वंश के बारे में और कर्तव्य राजवंश के बारे में, साथ ही जो हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए जो पॉइंट थे, उत्तराखंड या भारत की हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी पॉइंट थे वो भी इसके साथ डिस्कस क्वेश्चन करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।